नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके पर। यहाँ पर आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर 50 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट रूप से जीन पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों से होंगे, और ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन मनोवैज्ञानिक से अक्सर आपको प्रश्न जो है वो इस एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और समझते हैं आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जीन पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए यदि आप पीडीएफ जो है इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार की पीडीएफ और जो कई पीडीएफ है जो आपके लिए बहुत अच्छी उपयोगी साबित हो सकती है, वो सभी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाते रहते हैं और वो भी सब कुछ फ्री में। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम को भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं अब हमारे प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु स्थायित्व कब सीखता है? तो यहाँ पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व कब सीखता है? संवेदी गतिज अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था, ठोस संचालन अवस्था या औपचारिक संचालन अवस्था। तो देखिए जीन पियाजे ने यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं और वो 4 अवस्थाएं यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो संवेदी गतिज अवस्था, तो संवेदी गतिज अवस्था जो होती है वो क्या होती है? तो ये जो अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ पर बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास जो है वो शुरू करता है। जैसे बच्चा यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अपने मुंह में लेकर देखता है, छू कर हाथ लगा कर देखता है, ये सारी गतिविधियां यहाँ पर बच्चा करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारा दूसरी अवस्था आती है जिसे हम पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं। तो ये जो अवस्था होती है पूर्व संचालन अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। और इस अवस्था की बच्चा यहाँ पर क्या करता है, तो यहाँ पर बच्चा स्व केंद्रित होता है, मतलब वह सोचता है कि सभी लोग वही देखते हैं, महसूस करते हैं जो बच्चा स्वयं महसूस करता है या समझता है। तो यहाँ पर एक स्व केंद्रितता बच्चे के अंदर देखी जाती है, संरक्षण बच्चे के अंदर देखा जाता है। इसी प्रकार से तीसरी अवस्था ठोस संचालन अवस्था आती है और ठोस संचालन अवस्था जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की आयु तक। और यहाँ पर बच्चा जो होता है वर्गीकरण, क्रमबद्धता आदि करना जो है वो सीख जाता है। इसी के साथ में औपचारिक संचालन अवस्था जो हमारी होती है ये 11 वर्ष से अधिक, 11 प्लस जो भी आयु होती है बच्चे की, 17, 16, 15 जितनी भी हो सकती है, वो अवस्था हमारी औपचारिक संचालन अवस्था होती है। और यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त, काल्पनिक, वैज्ञानिक, तार्किक सोच बच्चे के अंदर जो होती है वो विकसित होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि वस्तु स्थायित्व, ये संवेदी गतिज अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की, यहाँ पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को सीखने लगता है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है जो लगभग 10 माह, 11 माह, 12 माह या 0 से 2 के बीच में बच्चा है, 6 माह से ऊपर है, कहने का मतलब है कि 6 महीने से ऊपर है और 2 से कम है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है, मान लीजिए हमने कोई खिलौना है बच्चे का और खिलौना जो है वो हमने एक रुमाल से, कपड़े से उसको ढक दिया और खिलौने को हमने हटा लिया, तो बच्चा समझता है कि खिलौना तो यहीं पर कहीं पर है। बच्चा उस खिलौने को ढूंढने लगता है, यानी कि उसके स्थायित्व को बच्चा समझता है। तो यहाँ पर संवेदी गतिज अवस्था हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है स्व केंद्रितता यानी कि किस अवस्था की विशेषता है? तो अभी हमने इसके ऊपर बात की थी स्व केंद्रितता।
संवेदी गतिज पूर्व संचालन, ठोस संचालन या फिर औपचारिक संचालन। तो यहां पर बात की जाए स्व केंद्रितता की, तो ये हमें देखने को मिलती है कहां पर, तो ये हमें देखने को मिलती है पूर्व संचालन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा, क्योंकि बच्चा यहां पर पूर्व संचालन जो अवस्था होती है, पूर्व संचालन स्टेज जो होती है, वहां पर बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो है ऐसा सोचने लगता है कि वह सभी लोग वही देखते या महसूस करते हैं जो बच्चा स्वयं करता है। तो यहां पर ये देखने को मिलती है हमें पूर्व संचालन अवस्था में। और पूर्व संचालन अवस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है, तो 2 से 7 वर्ष तक ये होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गतिज है, पूर्व संचालन है, ठोस संचालन या औपचारिक संचालन। तो देखिए यहाँ पर संरक्षण की समझ बच्चे को किस अवस्था में होती है, तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ठोस संचालन। ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए ठोस संचालन के अंदर बच्चा जो है वो संरक्षण को समझ लेता है। जैसे कोई ग्लास है और उसके अंदर पानी है, उसी पानी को हम दूसरे गिलास में डाल देते हैं, छोटे गिलास में, बड़े गिलास में। तो बच्चा यहाँ पर समझता है कि ग्लास बदला गया है, पानी वही रहेगा। बच्चे को समझ ऐसी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। बच्चा इस अवस्था पर चीजों को वर्गीकृत करने भी सीख जाता है। जैसे ये सभी फल हैं और ये इसमें से आम है। बच्चा यहाँ पर दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने का विकास बच्चे के अंदर होने लगता है। जैसे उसका कोई दोस्त रो रहा होता है तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे दोस्त को कोई दुख है। तो यहाँ पर ठोस संचालन अवस्था हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काल्पनिक तार्किक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो यहां पर काल्पनिक तार्किक चिंतन जो है वो किस अवस्था की विशेषता होती है? तो यहां पर बच्चा जब 11 वर्ष से अधिक आयु में पहुंचता है तो बच्चा अमूर्त चीजों को समझने लगता है, साथ ही साथ वो काल्पनिक चिंतन भी करने लगता है। और ये चीजें हमें देखने को मिलती है औपचारिक संचालन अवस्था में। और ये अवस्था जो होती है ये 11 से अधिक आयु में होती है। तो यहां पर काल्पनिक तार्किक चिंतन के लिए हमारा विकल्प डी इसमें सही उत्तर रहेगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? तो हम जब से ही इसके प्रश्न देख रहे हैं तो यहां पर 4 अवस्थाएं जो थी ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है। आत्मसात का अर्थ क्या होगा? तो आत्मसात का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर बात की जाए आत्मसात के अर्थ की, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करना, मौजूदा ढांचे में बदलाव करना, सामाजिक सहभागिता, अनुभव रोकना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करना यहां पर आत्मसात करने का अर्थ होगा। बच्चा अपने नए अनुभव को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तो यही आत्मसात करना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर उत्तर होगा। समायोजन का अर्थ क्या है? तो देखिए समायोजन का अर्थ क्या होता है? पुराने ज्ञान को बदलना, नए अनुभवों को नजरअंदाज करना, दूसरों की नकल करना या अनुभव रोकना। तो यहाँ पर पुराने ज्ञान को बदलना, जब बच्चा नए अनुभव के आधार पर अपनी सोच को बदलता है तो यहाँ पर बच्चा समायोजन करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। अनुकूलन में कौन सी प्रक्रियाएं जो होती है वो शामिल होती है? तो अनुकूलन के अंदर हम प्रक्रियाओं की बात करें कि इसमें कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है? आत्मसात और समायोजन, अभ्यास और पुरस्कार, दंड और त्रुटि, परिपक्वता, अनुभव। तो देखिए अनुकूलन जो होता है यहाँ पर बच्चा आत्मसात और समायोजन करने लगता है, क्योंकि बच्चा इन्हीं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसको पूर्ण करता है। जब बच्चे में अनुकूलन होता है, बच्चा आत्मसात करता है, चीजों को समायोजित करता है, तो यहां पर निश्चित रूप से बच्चा सीखने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे हैं और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहां पर दिया है। इसे बुद्धि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है।
आगे देखिए ठोस संचालन अवस्था में बच्चा। अब देखिए ठोस संचालन अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो बच्चा यहां पर अमूर्त चिंतन करता है, ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है, केवल खेलता है, भाषा विकसित नहीं करता है। तो ठोस संचालन अवस्था में बच्चा जो है ठोस वस्तुओं पर यहां पर तर्क करता है, बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क यहां पर कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व संचालन अवस्था की अवधि है, तो पूर्व संचालन अवस्था के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, इसकी अवधि के ऊपर। पूर्व संचालन अवस्था जो होती है, देखिए गतिज संवेदी अवस्था या गतिज संचालन अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संचालन अवस्था हमारी होती है 2 से 7 वर्ष। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहां पर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा भाषा और प्रतीकात्मक चिंतन जो होता है बच्चे के अंदर विकसित होता है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। संवेदी गतिज अवस्था की प्रमुख उपलब्धि क्या है? वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, तार्किक चिंतन, नैतिक निर्णय। तो वस्तु स्थायित्व यहां पर जो होता है वो बच्चा वस्तु के अस्तित्व को पहचानने लगता है, वो यहां पर होता है संवेदी गतिज अवस्था में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औपचारिक संचालन अवस्था की अवधि जो होती है वो क्या होती है? तो देखिए औपचारिक संचालन अवस्था की जो अवधि होती है वो होती है 11 वर्ष से आगे की अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से अधिक आयु जो होती है वो हमारे औपचारिक संचालन अवस्था की होती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन जो होता है वो करने लगता है। आगे देखिए संज्ञानात्मक संरचना शब्द किससे संबंधित है? तो संरचनात्मक संरचना कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है ये किससे संबंधित है? तो यहां पर ये संबंधित है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, बेंडुरा। तो ये संबंधित है पियाजे से, क्योंकि पियाजे ने यहां पर संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इसी से ये संबंधित है। पियाजे के अनुसार बच्चा नियम किस अवस्था में समझने लगता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है नियम कौन सी अवस्था में समझने लगेगा? संवेदी गतिज, पूर्व संचालन, ठोस संचालन या औपचारिक संचालन। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ठोस संचालन, और बच्चा यहां पर खेलों में नियमों को समझने लगता है। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा निष्क्रिय है, सक्रिय अन्वेषक है, केवल अनुकरण करने वाला है, केवल याद करने वाला है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है वो एक प्रकार का यहाँ पर सक्रिय अन्वेषक है, बच्चा स्वयं अनुभव करके यहाँ पर सीखता है। पियाजे के अनुसार शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो पियाजे के अनुसार शिक्षा में शिक्षक की यदि भूमिका की बात की जाए तो केवल व्याख्यान देना, मार्गदर्शक बनना, अनुशासन करवाना, दंड देना। तो मार्गदर्शक बनना ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और बच्चे को खोजने के अवसर यहां पर प्रदान करेंगे। आगे बात की जाए ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है कि संकल्पना किससे जुड़ी है? तो यहां पर ये पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ब्रूनर, तो ये जुड़ी हुई है पियाजे से, और यहां पर बच्चा स्वयं से बातें करता है और इसी को ही यहां पर ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा गया है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है केवल सुनकर, पर्यावरण से अंतःक्रिया के द्वारा, रटकर, दंड से। तो यहां पर बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है पर्यावरण से अंतःक्रिया करके, यानी कि बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है। तो यहां पर बच्चा अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करके भी सीखता है। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य केंद्र है, तो पियाजे के सिद्धांत का मुख्य केंद्र यहां पर क्या होगा? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यवहार विकास। तो यहां पर है संज्ञानात्मक विकास पियाजे के सिद्धांत का मुख्य केंद्र। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कोलबर्ग के नैतिक विकास स्तर से। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो यहां पर 2, 3, 4 या 6। तो यहां पर स्तर की बात की जा रही है तो स्तर यहां पर रहेंगे 3, और यदि स्टेज या अवस्था की बात आती है तो वो होते हैं 6। आपको ये ध्यान रखना है। और इस 3 के अंदर यदि हम देखें तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या और उत्तर परंपरागत स्तर, ये 3 स्तर होते हैं।
तो देखिए ये तीनों ही स्तर जो होते हैं, ये हर स्तर जो होता है वो दो अवस्थाओं में बटा होता है। तो तीन स्तरों से मिलकर के 6 अवस्थाएं यहां पर इसमें बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात की जाए कुल कितने चरण बताए हैं, तो चरण का मतलब वहीं पर यहाँ जो है स्टेज से है, तो यहाँ पर कुल कितने चरण बताए हैं, तो यहाँ पर चरण हो जाते हैं 6, या अवस्थाएं जो होती है वो हो जाती है 6 अवस्थाएं। और 6 अवस्थाओं की यदि बात की जाए तो पहली अवस्था जो होती है दंड और आज्ञा पालन जो होता है, जिसे दंड और पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अवस्था यहाँ पर होती है साधनवादी स्वार्थ वाली, जहां पर बच्चा वही काम करता है जैसे उसको कोई इनाम जो है वो प्राप्त हो। अवस्था 3 जो होती है जिसमें अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची अभिविन्यास जो होता है वो होता है। चौथी अवस्था हमारी होती है नियम पालन अभिविन्यास, जिसे बच्चा यहाँ पर नियम और कानून का पालन करना सही मानता है। इसी के साथ में अवस्था 5वीं की बात की जाए तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और एक छठी अवस्था होती है जिसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 अवस्थाएं जो होती है ये इसमें होती है। दंड और आज्ञा का पालन, दंड और आज्ञा पालन जो है ये किस स्तर पर होता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है यहां पर बच्चा जो है वो दंड और आज्ञा पालन करता है, यानी कि बच्चा दंड के भय से जो कार्य होते हैं वो करता है। जैसे बच्चे को आप होमवर्क देंगे और बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो उसे पता है कि मुझे यहाँ पर डांट जो है वो मिलेगी। तो पूर्व परंपरागत स्तर यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए व्यक्तिगत लाभ उन्मुखीकरण किस स्तर से संबंधित है, तो यहां पर बात की जाए व्यक्तिगत लाभ उन्मुखीकरण, बच्चा अपने लाभ के अनुसार निर्णय करने लगता है। कहने का मतलब यह है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक। तो यहां पर पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है जहां पर बच्चा अपने लाभ के अनुसार जो होता है वो निर्णय इसमें लेता है। यहां पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण जो है ये किस स्तर की विशेषता है, तो यहां पर ये विशेषता हमें देखने को मिलती है परंपरागत स्तर पर। और यहां पर बच्चा जो है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक अच्छा व्यवहार यहां पर जो है बच्चा करता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना किस स्तर पर होता है, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना यहां पर परंपरागत स्तर का ही भाग है। तो ऑप्शन बी यहां पर होगा हमारा उत्तर, जहां पर व्यक्ति जो होता है नियम और कानून के पालन को सर्वोच्च मानता है। सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंध किस स्तर पर पाया जाता है, तो सामाजिक अनुबंध पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक। तो यहां पर उत्तर परंपरागत जो है यहां पर बच्चा समाज कल्याण को महत्व देता है। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर से संबंधित है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होगा वो यहां पर पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होगा ये उत्तर परंपरागत, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा, जहां पर मानवता और सार्वभौमिक मूल्यों को सर्वोच्च माना जाता है। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत का निर्माण किस आधार पर किया, भाषा अध्ययन, नैतिक दुविधाएं, सामाजिक शोध या फिर है व्यवहार प्रयोग। तो यहां पर नैतिक दुविधाएं, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। बच्चों को नैतिक समस्याएं देकर उनके उत्तर का यहां पर विश्लेषण किया। नैतिक विकास सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है हम सभी जानते हैं कि ये कोलबर्ग से ही संबंधित है। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध ये सिद्धांत है। चलिए आगे लेते हैं। कोलबर्ग के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निर्णय किस आधार पर होता है, तो कोलबर्ग के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर नैतिक निर्णय किस आधार पर होता है, कानून और नियम, दंड और पुरस्कार, सार्वभौमिक मूल्य, समाज कल्याण। तो यहां पर
प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है और प्रारंभिक स्तर पर दंड और पुरस्कार, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चा दंड और पुरस्कार के माध्यम से ही अच्छे बुरे का निर्णय करता है। देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कन्वेंशनल लेवल की प्रमुख विशेषता क्या है? निजी लाभ, सामाजिक मान्यता व नियम पालन, सार्वभौमिक सिद्धांत या केवल दंड? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक मान्यता व नियम पालन यहां पर इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी। आगे प्रश्न आता है, उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति केवल दंड से डरता है, समाज के नियमों को मानता है या फिर सार्वभौमिक मूल्यों की महत्व देता है, व्यक्तिगत लाभ को मानता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति जो है वो सार्वभौमिक मूल्यों को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। कोलबर्ग के सिद्धांत किस पर आधारित है? कोलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? हम सभी जानते हैं नैतिक विकास पर यह आधारित है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो सबसे उच्च स्तर की बात की जाए यहां पर तो वो होगा दंड, पुरस्कार, कानून पालन, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। तो यहां पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होगा ये सबसे उच्च स्तर पर होगा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति मानवता और न्याय को सर्वोच्च यहां पर मानता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास, परिपक्वता, व्यवहार अनुबंधन, जैविक परिपक्वता। तो देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर आधारित है और इसके लिए हमारा विकल्प जो ए होगा वो सही उत्तर होगा, क्योंकि सीखना जो है वो समाज और संस्कृति से ही सीखा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। निकट विकास क्षेत्र जिसे ZPD भी कहते हैं दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बच्चा अकेले कर सकता है, बच्चा कभी नहीं कर सकता, बच्चा सहयोग से कर सकता है, शिक्षक नहीं करा सकता। तो देखिए ZPD निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत जो है वहां पर बच्चा सहयोग से कर सकता है और बच्चे को यदि मार्गदर्शन मिलता है तो मार्गदर्शन मिलने पर बच्चा कठिन से कठिन कार्य भी कर पाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। इसकी फोल्डिंग का अर्थ है, तो इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा जाता है। इसकी फोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी सहयोग, दंड देना, केवल अभ्यास याद करना। तो अस्थायी सहयोग इसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। और ये इसका मतलब क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम कोई घर बनाते हैं, मकान का निर्माण करवाते हैं और उसमें छत डालने के लिए जिस प्रकार से हम लकड़ियों का जो ढांचा होता है वो तैयार करते हैं, है ना, जिसके ऊपर छत डाला जाता है उसे सपोर्ट देने के लिए, और बाद में लकड़ियों को हम अलग निकाल लेते हैं, है ना, जिसे सैंटिंग कहते हैं। अपनी भाषा में हम उसे सैंटिंग कहते हैं छत के लिए। तो बाद में हम उसे हटा लेते हैं। तो हमने क्या किया? एक अस्थाई यहाँ पर सहयोग दिया, उस छत को सपोर्ट दिया और छत मजबूत हुआ, तब हमने उसे हटा लिया। तो वही यहाँ पर पाड़ या ढांचा कहलाता है। और इसके ऊपर भी कभी कभी ऐसा प्रश्न, पाड़ या ढांचा का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है अस्थाई सहयोग देना। प्राइवेट स्पीच की संकल्पना जो है ये किसने दी है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या थार्नडाइक? तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच की संकल्पना जो दी है वो दी है यहाँ पर वाइगोत्स्की ने। बच्चा स्वयं से बात करके सीखने में और सोचने में मदद लेता है, ऐसा यहाँ पर वाइगोत्स्की का मानना था। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। वाइगोत्स्की ने भाषा को किसका साधन माना है? तो वाइगोत्स्की ने भाषा को किसका साधन माना? संचार और सोच का, केवल संवाद का, खेल का, अनुकरण का? संचार और सोच का यहाँ पर साधन वाइगोत्स्की ने माना है। ऑप्शन ए। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका क्या है? केवल व्याख्यान देना, अनुशासन करना, सहयोगी और मार्गदर्शक होना, परीक्षक होना? तो यहाँ पर सहयोगी और मार्गदर्शक होना, यहाँ पर शिक्षक की भूमिका होगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना होता है व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक सहभागिता, परिपक्वता, दंड और पुरस्कार। तो यहाँ पर सीखना जो होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर महत्व दिया है, यहाँ पर सामाजिक सहभागिता जो होगी
ये समाज और संस्कृति को सीखने का मुख्य साधन है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत या व्यवहारवादी काफी प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा का विकास किसमें बदलता है? तो आंतरिक भाषा, बाहरी भाषा, लिखित भाषा या फिर सामाजिक भाषा। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी भाषा यहां पर होती है वो आंतरिक भाषा में बदलती है। बच्चा धीरे धीरे स्वयं से सोचने लगता है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। यह कथन किसका है? पियाजे का, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या फिर स्किनर। तो यहां पर सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, यह कथन जो है वो है वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना पहले होता है और विकास बाद में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान निर्माण होता है समाज और संस्कृति से, केवल अभ्यास से, केवल परिपक्वता से या फिर दृढ़ से। तो यहां पर बात की जाए सीखना वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है समाज और संस्कृति से। ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा उत्तर होगा। वाइगोत्स्की ने खेल को क्या माना है? समय व्यर्थ, सामाजिक विकास का साधन, परिपक्वता, केवल मनोरंजन। तो देखिए वाइगोत्स्की ने खेल को जो माना है वो माना है सामाजिक विकास का साधन, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है और बच्चे जब साथ साथ खेलते हैं, सामाजिक नियमों को समझने का साधन है खेल। वाइगोत्स्की ने किसे सीखने का मुख्य उपकरण माना है? तो यहाँ पर सीखने का मुख्य उपकरण भाषा, दंड, अभ्यास, परिपक्वता। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने सीखने का मुख्य उपकरण माना है भाषा को। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा अकेले सीखता है, बच्चा समाज की मदद से सीखता है। सीखना केवल किताब से होता है, विकास पहले होता है। तो बच्चा समाज की मदद से सीखता है। निश्चित रूप से सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है वो सीखने की एक कुंजी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य अनुशासन कराना, दंड देना, जेडपीटी के भीतर सहयोग देना, केवल ज्ञान बांटना। यहाँ पर उत्तर हो जाता है जेडपीटी के भीतर सहयोग देना। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधी जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।